नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें पुस्तक जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला अंश। हमारी बातचीत सुन रहे एक दूसरे कैदी ने मुझसे पूछा, शिव, क्या तुम्हें ये सब करने के लिए क्या मिलते हैं? मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है वह पैसे से ज़्यादा कीमती है। तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। इस तरह की आत्मसंतुष्टि लाभदायक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं हमको हमेशा उसका पुरस्कार भी मिलता है, और कई बार तो वह दूसरा हमारे लगाए गए से और ज़्यादा होता है। लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा, लोग जो कहते हैं वह उनका निजी मामला है। अगर कोई नशीली दवाएं लेता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम उन्हें उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी यह बात मान लूँगा कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि जब भी कोई नशीली दवाएं खाकर कार चलाएगा तो उसकी कार केवल पेड़ से टकराएगी? तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अगर तुम यह गारंटी नहीं दे सकते कि उस कार से टकराकर तुम, मैं या हमारे बच्चे मौत के शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरा यकीन करो कि उस बात से मेरा संबंध है। मुझे उस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। इस एक जुमले ने फायदे से कहीं अधिक नुकसान किया है। लोग शब्दों की सच्ची भावना की उपेक्षा कर देते हैं और उसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया है, जिसका बुरा असर न केवल उन पर बल्कि उनके आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग थलग नहीं रहते हैं। आप जो करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें ये महसूस करना होगा कि इस धरती में हम सभी की साझेदारी है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, देने वाले और लेने वाले। लेने वाले अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वालों में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान की भावना होती है। उनका नजरिया सकारात्मक होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब राजनीतिज्ञ बन बैठे उन घटिया दर्जे के पाखंडी नेताओं से नहीं है, जो दूसरों की सेवा करने का नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करते हैं। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वह होता है जिसे केवल लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था। तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने ये कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा कोई ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोककर कहा, मैं सोचती हूँ काश वह भाई मैं होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। छठा कदम, नकारात्मक असर से बचें। आजकल के नवयुवक बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। ये नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक सोच वाले लोग। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुकड़ुकड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हारने के लिए तैयार हुआ था। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। जैसा कि ओलिवर वेंडहाल होम्स ने कहा है, हमारे जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज़्यादातर लोग मन
करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। हम अपनी ही दुर्दशा की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे तो चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे, और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हम जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है, जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने के बजाय अपनी जगह से हट जाइए। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए क्यों न किया जाए। तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है, और वे यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वो कैसी सोहबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। धूम्रपान, नशीली दवाएं और अल्कोहल। मेरे शराब न पीने की एक वजह यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। लेडी एस्टर। शराब पीने के बाद आदमी के दिल दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रह जाती, वह मनमानी हरकतें करने लगता है। सफ़र के दौरान मैंने देखा है कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त बिताने का जरिया बन गया है। अगर हम शराब नहीं पीते हैं तो वे हमें इस तरह देखते हैं जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उनका आदर्श यह है, अगर हमारी स्कॉच अच्छी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी अंग्रेजी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर उनसे पूछे कि आपकी नकद संपत्ति क्या है तो वे स्कॉच की 2 बोतलें दिखा देंगे। आज के दौर में शराब और सिगरेट पीना शान की बात मानी जाने लगी है। इनकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है, पहली बारी तो पी रहा हूँ। अगर हम लोगों से पूछें कि वे अल्कोहल, शराब या नशीली दवाएं क्यों लेते हैं तो वे हमको जश्न मनाने, मजा लेने, दिक्कतों को भुलाने, तनाव दूर करने, तजर्बा करने, दूसरों पर रौब डालने, शराब पीना बिंदास होने की निशानी है, खुद को फैशनेबल साबित करने, मेल जोल बढ़ाने और व्यापारिक मकसद जैसी कई वजह गिना देंगे। लोग खुद को साथियों की मांग के मुताबिक ढालना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? बस एक जाम सफ़र के लिए, केवल एक जाम मेरी सेहत के लिए, जैसे जुमले की वजह से साथियों के दबाव में कैसे आ जाते हैं। सामाजिक जवाब की वजह से शराब पीने वालों के अंजाम को इस कविता में बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी है, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर दी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से जिंदगियां चली जाती हैं। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग ओवर किड्स में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्टों का हवाला देते हुए लिखा है कि वहां अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक मामले अल्कोहल से जुड़े होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के 1989 के दुर्घटना तथ्य संस्करण के मुताबिक अमेरिका में अल्कोहल पीने की वजह से हर 60 सेकंड में एक दुर्घटना हो जाती है। अश्लील साहित्य। अश्लील साहित्य महिलाओं और बच्चों को इंसान के स्तर से गिराने का जरिया है। अश्लील साहित्य की वजह से नंबर 1 महिलाओं को इंसानी नज़रिए से नहीं देखा जाता, नंबर 2 बच्चों का यौन शोषण होता है, नंबर 3 शादियाँ टूटती हैं, नंबर 4 यौन हिंसा बढ़ती है, नंबर 5 नैतिक मूल्यों को मखौल उड़ता है, नंबर 6 व्यक्ति, परिवार और समाज नष्ट होते हैं। अमेरिका में हर 46 सेकंडों में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। नेशनल विक्टिम सेंटर, क्राइम विक्टिम रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर सन 1992 बलात्कार करने वालों में से 86% लोगों ने स्वीकार किया है कि वे अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। उनमें से 57% लोगों ने यह भी माना है कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य में बयान किए गए दृश्यों की नकल की थी। डॉक्टर विलियम मार्शल, यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाते हैं कि अश्लील साहित्य की बिक्री को अपना पेशा बना लेते हैं। नकारात्मक फिल्में एवं टेलीविज़न कार्यक्रम। आजकल के बच्चों के नज़रिए और मूल्यों पर किसी और के बजाय फिल्मों और टेलीविज़न कार्यक्रमों का ज़्यादा असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में बच्चे हाई स्कूल तक पहुँचते पहुँचते 20,000 घंटों के टेलीविज़न कार्यक्रम देख चुके होते हैं
और उनकी आंखों के सामने से 5000 हत्याओं के दृश्य और अल्कोहल से संबंधित 1 लाख विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। इन टेलीविजन कार्यक्रमों और विज्ञापनों से संदेश मिलता है कि शराब पीना मौज मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और नशीली दवाओं का तो जमाना है। अगर अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। टेलीविजन धारावाहिक और कार्यक्रम तथा फिल्में शादी से पहले के और शादी के बाद पराये स्त्री पुरुषों के साथ कायम होने वाले शारीरिक संबंधों को बड़े लुभावने अंदाज में पेश करते हैं। इसलिए अगर रिश्तों में प्रतिबद्धता की कमी दिखाई देती है और तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो हमें इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कच्चे दिमाग वाले लोग मीडिया में देखी सुनी चीज़ों को ही अपने मानक और मानदंड बना लेते हैं। वैसे एक हद तक इन चीज़ों का असर हम सब पर होता है। गाली गलौज के इस्तेमाल से यही लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले के पास शब्दों की कमी है, वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसमें से आत्मानुशासन की कमी होती है। रॉक संगीत। कुछ लोकप्रिय गीत अश्लील हैं। हम जो संगीत सुनते हैं या कला के जिन प्रदर्शनों को देखते हैं वो हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है। 7वां कदम, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या नापसंद पर वे हमें करने ही पड़ते हैं, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें उसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो यह तकलीफ दे हो सकता है। लेकिन हम ऐसे ज़रूरी कामों को पसंद करना सीख लें तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। 8वां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे सकारात्मक काम से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज़ पढ़ें या सुनें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी होगी और पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज करें और इसे तब तक जारी करें जब तक कि आदत न बन जाए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फौरन करें। अगर आप अब तक बताए जा चुके 8 तरीकों पर अमल करें तो विजेता बन जाएंगे। जीतने वाला बनाम हारने वाला। पॉइंट नंबर 1 है, जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है यह मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था, हारने वाला से कोई गलती होती है तो वह कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वायदे करता है। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत में विश्वास करता है, हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते कल को देखता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले तापस्थाई जैसा होता है, हारने वाला ताप मापी जैसा होता है। जीतने वाला सोचकर बोलता है, हारने वाला बोलकर सोचता है। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश कर सकता है, हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर तर्क पेश करता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है और छोटी मोटी चीज़ों पर समझौता कर लेता है। हारने वाला छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरे की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है,
वह मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते। हारने वाला इस बात में विश्वास करता है कि दूसरे तुम्हारे साथ कुछ करें उससे पहले ही तुम वह काम उनके साथ कर दो। जीतने वाला काम को अंजाम देते हैं, हारने वाला काम के होने का इंतजार करते हैं। जीतने वाला जीतने की योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं। तैयारी ही मूल मंत्र है। जरूरी कदम। असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। बेवर्ली सिल्स। मैं इस अध्याय को उन 8 कदमों को दोहरा के समाप्त करता हूँ जिनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। नंबर 1, अच्छी चीज़ों की तलाश करें। नंबर 2, हर काम फौरन करने की आदत डालें। नंबर 3, एहसानमंद होने का नज़रिया बनाएं। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। नकारात्मक असर से दूर रहें। जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करने की आदत डालें। अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।